नमस्कार दोस्तों। आज कहानी है भारत के एक ऐसे वीर योद्धा की जिसने एक पल भी विचार किए बिना अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम बात कर रहे हैं भारत के जोधपुर क्षेत्र में जन्मे मेजर शैतान सिंह की, जिनके पिता का नाम लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी था। दोस्तों, मेजर शैतान सिंह हुमायूं रेजिमेंट के 13th बटालियन में मेजर रैंक पर, और जिस वक्त ये युद्ध हुआ था, जिस युद्ध की हम बात कर रहे हैं 1962 में, उस वक्त मेजर शैतान सिंह लद्दाख क्षेत्र के चुशुल घाटी पर तैनात थे और मेजर शैतान सिंह के साथ 124 जवान और अपने देश की पहरेदारी कर रहे थे। दोस्तों, 18 नवंबर 1962 की सुबह 3 से 3:30 बजे, लगभग 3 से 3:30 बजे के आसपास का टाइम था। उस वक्त भारत देश के जो पहरेदार थे, हमारे जो भारतीय सैनिक थे, उनको कुछ आहटें नजर आती हैं। उनको दिखाई देता है कि सामने से कुछ सैनिक या कुछ दुश्मन लालटेन लिए उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये सैनिक, ये चाइना की चाल थी। चाइना ने जो जानवर होते हैं, जिनको हम याक कहते हैं, उनके गले में लालटेन बांध के भारत देश की तरफ, उन्होंने भारत की सीमा की तरफ उन्हें भेजा, भारत के सैनिकों को भ्रमित करने के लिए। लेकिन कुछ समय के बाद भारत के सैनिकों को यह अंदाजा हो गया था कि यह महज एक जाल है और कुछ नहीं। लेकिन भारतीय सैनिक फिर भी लड़ने के लिए तैयार थे। और कुछ समय के बाद यही हुआ। कुछ समय के बाद चीन की एक टुकड़ी आती है, चीन सैनिकों की, और भारत पर अटैक करती है। लेकिन उसके अटैक को भारतीय सैनिकों ने अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे जोश और जुनून के साथ उनको मार गिराया, उनको हरा दिया, तहस नहस कर दिया उनका। लेकिन दोस्तों, ये चाइना की सिर्फ एक पहली टुकड़ी थी। कुछ समय के बाद चाइना की एक और बड़ी टुकड़ी भारत की तरफ बढ़ती है, जो भारत पर अटैक करती है। और ये जब अटैक करती है, तब छिड़ता है आपका 18 नवंबर 1962 का रेजांगला का युद्ध। इस युद्ध में भारत की तरफ से 123 जवान भारत की तरफ से लड़ते हैं और चाइना की तरफ से 3000 से भी ज्यादा। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि 3000 सैनिक जब मात्र महज 124 जवानों पर हमला करेंगे, वो भी 123 जवानों पर हमला करेंगे, तो क्या समा होगा, क्या मंजर होगा उस वक्त का। दोस्तों, मेजर शैतान सिंह जो उस वक्त मेजर रैंक पर थे, उन्होंने एक मीटिंग की और मीटिंग में सभी सैनिकों से कहा कि यदि कोई इस वक्त ये हालात में डर कर अगर यहां से जाना चाहता है तो अभी चला जाए, बाद में जाने की गुंजाइश नहीं होगी। यकीन मानिए कि भारत सैनिक जो 124 जवान उस वक्त मौजूद थे, उनमें से एक भी सैनिक पीछे नहीं हटा। एक भी सैनिक अपने घर, उनके पास घर लौटकर आने के लिए वक्त था, उनके पास ऑर्डर्स थे, लेकिन वो एक भी सैनिक वापस नहीं आया। उन्होंने वहां पर लड़ने का फैसला किया और वो लड़े और पूरे जी और जान के साथ लड़े। दोस्तों, ये युद्ध कुछ ऐसा था कि उस युद्ध में हमारे सैनिक कम संख्या में होने के कारण सही तरीके से, और हमारी जो बंदूकें थी ना दोस्तों, बंदूकें भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो थी, उस टाइप की बंदूकें थी जिनको 303 कहते हैं, जो सिर्फ एक बार में एक ही फायर कर सकती है। और हमारी मशीन गन्स लाइट मशीन गन थी, बिल्कुल लो क्वालिटी की, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त से इस्तेमाल होती हुई आ रही थी। दोस्तों, मेजर शैतान सिंह का जुनून देखकर एक भी सैनिक पीछे नहीं हटा। उन्होंने पूरे लगातार अपने पूरे जोश से हमला किया और काफी सारे चीनी सैनिकों को उन्होंने मार दिया। इस बीच में उन्होंने फैसला किया कि हमारी संख्या जो है कम है, तो क्यों ना हम एक काम करें, हम ग्रुप में बंट जाएं। तो हमारे भारतीय सैनिक कुछ छोटे छोटे ग्रुप में बंटकर अलग अलग जगह तैनात हो गए, क्योंकि सामने दुश्मन काफी बड़ी तादाद में। अब ऐसा ही हुआ, हमारे सैनिक अलग अलग हिस्सों में बंट गए और मेजर शैतान सिंह ने हर हिस्से पर जाकर अपनी कमांड संभाली, हर हिस्से पर जाकर हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, उनको लड़ने के लिए उनके अंदर एक उत्साह पैदा किया, एक जुनून पैदा किया। अब इसी जुनून के चलते हमारे सैनिकों ने चाइना का, यानी चीनी सैनिकों का काफी हद तक मुकाबला किया। और जैसे ही वो अपनी पोस्ट, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट बदल रहे थे, इसी बीच मेजर शैतान सिंह को काफी गोलियां भी लगी थी, जिनके चलते वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। अब जख्मी होने के बाद उनको भारतीय सैनिकों ने, जो उनके साथ सैनिक थे, तो वो उन्हें एक चट्टान के पीछे लेके चले गए, बर्फीली चट्टान के पीछे। दोस्तों, चट्टान, जो बर्फ का जो टेम्परेचर था, आप यकीन नहीं मानेंगे,
कुछ ऐसा टेम्परेचर था कि मानो आपकी हड्डियों को खाड़ के रखते, आपके शरीर के रक्त को जमाते। कुछ इतना खतरनाक टेम्परेचर वहां का, इतना माइनस में गया हुआ टेम्परेचर था कि हमारे लिए सहन करना वो बिल्कुल नामुमकिन है। अब मेजर शैतान सिंह घायल थे, लेकिन मेजर शैतान सिंह का मनोबल अभी भी नहीं टूटा था। अभी तक मेजर शैतान सिंह ने यही बोला था कि मैं लड़ूंगा, लेकिन हमारे सैनिकों ने कहा कि सर आप मत लड़िए। लेकिन मेजर शैतान सिंह रुके नहीं। उन्होंने सैनिकों से कहा कि तुम मुझे बंदूक लाके दो, मुझे मशीन गन लाके दो। उनको लाके दी। उन्होंने मशीन गन में रस्सी बांधी, एक रस्सी का सिरा मशीन गन से बांधा और दूसरा सिरा उन्होंने अपने पैर से बांधा और लगातार लड़ते रहे। पैर से उन्होंने रस्सी से खींच के उन्होंने गोलियां चलाई। जो हाथ खाली थे उनको भी उन्होंने रेस्ट नहीं करने दिया, आराम नहीं करने दिया। उनसे भी उन्होंने दोनों हाथों से लगातार उन्होंने जितना बंदूक फायर कर सकते थे बंदूक से उन्होंने फायर किया और जितने दुश्मन उनके सामने आते गए वो ढेर कर दिए दोस्तों। लेकिन वक्त की नजाकत कुछ ऐसी थी कि जख्म बहुत गहरा था। मेजर शैतान सिंह ने अपने एक सैनिक से बोला कि मेरी बेल्ट खोल दो, लेकिन सैनिक को पता था कि अगर मेजर शैतान सिंह की बेल्ट खोल दी गई तो उनकी जो आंतें हैं वो पेट से बाहर आ जाए, क्योंकि उनको इतनी गोलियां लगी हुई थी, इतने जख्म उनको थे कि शायद उनका जिंदा रहना ही काफी था उस वक्त के लिए। लेकिन मेजर शैतान सिंह, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, चेहरे से ऐसे नहीं थे। वो फेस से एक बहुत हैंडसम इंसान थे, लेकिन उस वक्त लहूलुहान का माहौल देखकर उनको पहचानना भी बिल्कुल नामुमकिन था। दोस्तों, मेजर शैतान सिंह वहीं अपने एक स्थान पर बैठे बैठे लगातार फायर करते रहे, लगातार दुश्मनों को ढेर करते रहे और कुछ वक्त के बाद वॉर लगभग समाप्ति की तरफ बढ़ती। लेकिन वॉर पूरा समाप्त नहीं होता। 3 दिन के बाद सीज फायर का ऐलान किया जाता है, तब जाके पूरा वॉर आपका रुकता है। यानी 21 नवंबर 1962 को आपका वॉर रोका जाता है। हमारे देश की सरकार ने मेजर शैतान सिंह को पीछे आने के लिए ऑर्डर दिए थे। उनको बोला था कि आप अपने क्षेत्र को छोड़कर, जो आपकी पोस्टिंग है उसे छोड़कर आप वापस आ जाइए। मेजर शैतान सिंह ने अपने सीनियर से हेल्प मांगी थी वायरलेस पर, लेकिन उन्होंने उनको हेल्प देने से इनकार कर दिया, साफ मना कर दिया कि अभी हम आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी हम उस हालात में नहीं है कि आपकी मदद कर सकें। लेकिन मेजर शैतान सिंह का जज्बा पहाड़ से, एक चट्टान से भी ऊंचा था। आप उसे हिमालय का दर्जा दे सकते। दोस्तों, जब वॉर खत्म हुआ उसके बाद उनकी लाशों को देखा गया, उनके शवों को देखा गया, लेकिन वहां एक भी शव उन्हें नहीं मिला। उसका रीजन, क्योंकि वहां पर बर्फ पड़ चुकी थी, बर्फ से सब कुछ ढक चुका था। मानो चारों तरफ से बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। वहां पर एक भी शव नहीं मिला। और भारत सरकार ने उनके लिए कुछ ग्रुप्स बनाए, उनको ढूंढना शुरू किया। लेकिन जब वो नहीं मिले तो भारत सरकार ने कहा कि शायद ये लोग गद्दार हैं और देश के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि ये जिस वक्त देश को इनकी जरूरत थी, ये देश को छोड़ के चले गए। कुछ लोग जो हरियाणा के रेवाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते थे, जो अहीर जो बेल्ट है हरियाणा की, वहां से बिलोंग करते थे, वो जब अपने घर लौटे, जो बचे हुए इंसान थे, क्योंकि भारत सैनिक थे टोटल 123 थे, जिनमें से 114 की मृत्यु हो चुकी थी और चाइना वालों की कम से कम 3000 से ज्यादा मृत्यु हुई थी। जो बाकी के बचे थे उनमें से लगभग 5 लोगों को चाइना ने कैद किया था, जिनमें से एक इंसान की हिरासत में ही मौत हो गई थी। और बाकी के लोग जो जिंदा बचे थे, जब वो अपने घर वापस आए तो उनको उस नजरों से देखा गया कि ये लोग गद्दार हैं, ये लोग भगोड़े हैं, देश के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। जब देश को इनकी जरूरत थी तब ये उस वक्त वहां उपस्थित नहीं थे। लेकिन उन्हीं सैनिकों में से एक सैनिक होता है निहाल सिंह। वो जो निहाल सिंह, जो उस हिरासत से चीनी सैनिकों की हिरासत से जो बच के निकल के भागता है, वो आके उस गाथा को बताता है, उन वीर योद्धाओं की गाथा को बताता है कि वहां एक्चुअल में हुआ क्या था, वास्तविकता क्या थी वहां की। इन सब बातों को बताता है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। अब वक्त आता है कई महीनों बाद, जब बर्फ पूरी तरह से पिघलकर, गर्मी का मौसम आता है, बर्फ पिघलकर जब पूरी तरीके से पानी बन जाती है, तब वहां एक
अपनी भेड़ों को चराने के लिए जाता है और वहां देखता है कि चट्टान के पीछे एक व्यक्ति जिसके हाथ में बंदूक अभी भी पकड़े हुए है अपने हाथ से, और उसकी जकड़ अभी भी मानो एक लोहे की तरह, उसकी जकड़ अभी भी ठीक उसी तरह बनी हुई है जिस वक्त युद्ध के क्षेत्र में उसने अपनी पकड़ बनाई हुई थी बंदूक को, दुश्मन को ढेर करने के लिए। वो ये जानकारी आके हमारे इंडियन ऑफिसर्स को देता है और इंडियन ऑफिसर्स उसकी तहकीकात करने के लिए उस जगह जाते हैं जहां गडेरी ने उनको बताया था। वो जगह ठीक वही थी जिस जगह पे 18 नवंबर का रेजांगला का वॉर हुआ था। और जिस वक्त हमारा जनरल, हमारे जो इंडियन आर्मी के जनरल वहां जाते हैं, सीनियर ऑफिसर्स वहां जाते हैं, तो वो जगह को देखते हैं और जिस वक्त वो वहां के मंजर देखते हैं तो यकीन मानिए तो फूट फूट कर रोना शुरू हो जाता। उनके अंदर की जो ज्वाला होती है, उनके अंदर की जो आग होती है, वो बाहर फूट फूट के निकलना शुरू कर देती है, क्योंकि वो जो उन्होंने गाथा निहाल सिंह ने उन्हें बताई थी, ठीक वही पूरी की पूरी गाथा उन्हें जमीन पर पड़ी हुई नजर आती है। हमारे देश के सैनिक 114 सैनिक हमारे देश के लाशों में यानी शवों के रूप में उन्हें वहां मिलते हैं, जिनके हाथ में अभी भी बंदूकें बिल्कुल पहले की तरह बनी हुई थी। बंदूकों की किसी बंदूक की आगे से बट टूटी हुई थी, किसी की नाल टूटी हुई थी और किसी के हाथ में अभी भी बंदूक पहली वाली स्थिति में ही बनी हुई थी। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था, यह हकीकत बात है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसकी पीठ पर गोली। जितने भी सैनिक भारतीय वहां पर पाए गए थे, उन सब के सीने पे गोली थी। यह आज तक के इतिहास का एक आप इसे महायुद्ध कह सकते हो कि जिसके अंदर एक भी सैनिक ऐसा नहीं था जिसकी पीठ पर गोली हो। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हमारे सैनिक पीछे भागे थे? क्या हमारे सैनिक पीछे भागे थे? क्या हमारे सैनिक भगोड़े थे? क्या हमारे सैनिक गद्दार थे? क्या हमारे सैनिक देश को एक ऐसी भयावह स्थिति में छोड़कर आए थे? उन हालातों ने जो उस वक्त इंडियन ऑफिसर्स ने उन हालातों को देखा, उन्होंने सब कुछ बयां कर दिया और उससे एक ही चीज निकल के आई कि वाकई में एक महायुद्ध यहां लड़ा गया था। और उस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने वीरगति तो पाई थी, लेकिन चाइना के सैनिकों को अंदर नहीं घुसने दिया। और जब चाइना ने अपना पूरा रिकॉर्ड निकाला तो चाइना को पता चला कि उसका सबसे ज्यादा नुकसान भी इसी क्षेत्र में हुआ, रेजांगला में। चाइना को सबसे जो भारी क्षति हुई थी वो रेजांगला में ही हुई थी 1962 के वॉर में। दोस्तों, मेजर सिद्धांत सिंह का पूरा परिवार इंडियन आर्मी में ही था, यानी उनके फादर खुद लेफ्टिनेंट कर्नल थे इंडियन आर्मी में। उन्होंने बचपन से लड़ने की एक शौर्य गाथाओं को सुना है, उन्होंने बचपन से अपनी रगों में उतारा है उन्हें। मुझे शर्म आती है जब मैं ऐसी बातें सुनता हूं कि शायद उस वक्त हमारे देश की गवर्नमेंट ने उनके ऊपर गद्दार होने के शब्द कहे थे उनके लिए। हालांकि बाद में इसको क्लियर कर दिया गया कि वो लोग हमारे देश के शहीद हैं, वो लोग हमारे देश के लिए लड़े हैं, उन्होंने हमारे देश की एक रीढ़ की हड्डी बनके देश की रक्षा की। मैं नमन करता हूं उन सबको, उन सब माताओं को जिन्होंने ऐसे वीर योद्धाओं को जन्म दिया है। क्या मंजर होता होगा जब सैनिकों की लाश उनके घर पहुंचती है? क्या मंजर होता होगा जब एक बाप, एक मां अपने बेटे का शव देखता है? एक बेटा या एक बेटी अपने पिता का शव घर आते हुए देखती है, या एक बहन अपने भाई को इस हाल में देखती है, तिरंगे में लिपटा हुआ। ये मंजर, ये वक्त जो होता है दोस्तों, ये एक जोश से भरा हुआ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जज्बातों में बहकर अगर देखें तो ये दुख का भी मंजर होता है, एक बहुत भयावह स्थिति का भी मंजर होता है। और अगर जज्बातों से अलग होकर देखें तो ये वाकई में एक शौर्य गाथा से कम नहीं है, ये एक पौराणिक गाथा से कम नहीं है। जिनके बारे में आज हम बात करें, मेजर सिद्धांत सिंह की भी गाथा कुछ ऐसी ही है। अगर आप इसे पौराणिक गाथाओं से कंपेयर करोगे तो कुछ गलत नहीं है, पौराणिक गाथा भी ठीक कुछ ऐसी ही है। इसलिए नमन करते हैं हम उन्हें, ऐसी माओ को नमन करते हैं जो ऐसे बच्चों को, ऐसे बेटों को जन्म देती हैं, और ऐसे बेटे सदियों में एक बार पैदा होते हैं। दोस्तों, मेजर सिद्धांत सिंह को हमारी तरफ से हाथ जोड़कर प्रणाम।
उनको हमारे भारत देश की तरफ से पूरी दुनिया में जहां जहां भी हमारे देश के लोग रहते हैं, उनकी दिलों की धड़कनें भी एक ही बात कहती हैं कि भारत यह वाकई में महान होता है। भारत का एक एक सैनिक महान होता है, क्योंकि भारतीय सैनिक के अंदर मैं तो यह कहूंगा कि पूरी दुनिया में जो सैनिक अपने देश की रक्षा करते हैं वो हर कोई महान होता है। उन सब के लिए एक सल्यूट या एक नमस्कार, एक उनके लिए प्रणाम तो बनता है। मेजर शैतान सिंह के लिए ही भारतीय शिपिंग कॉर्पोरेट एक कंपनी है। भारतीय शिपिंग कंपनी है, एक गवर्नमेंट कंपनी है। उन्होंने 1980 के दशक में मेजर शैतान सिंह के नाम पे एक टैंकर भी स्थापित किया था, जिसने भारत की लगभग 25 सालों तक सेवा की थी। और मेजर शैतान सिंह का जो उनका होम टाउन है जोधपुर, वहां पर भी उनके काफी सारे सिंबल्स बनाए हुए हैं। उनकी याद में, उनकी वीर गाथाओं की याद में बहुत सारे सिंबल्स उनके बनाए हुए हैं, जो उनकी गाथाओं को आज भी व्यक्त करते हैं, शब्दों में नहीं, बल्कि उन सिंबल से एक भावना निकलती है जो उन्हें बताती है कि मेजर शैतान सिंह कौन थे। मेजर शैतान सिंह कौन थे, भारत के लिए उन्होंने क्या किया है। नमस्कार और प्रणाम है मेरे देश की तरफ से ऐसे मेजर को, ऐसे व्यक्ति को, जिनकी वजह से आज हमारे देश की जमीन और हम और हमारे देश की वो रेस्पेक्ट जिंदा है, जिसकी बिना हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं।